जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका भी लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, अगर आपकी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर आपके घर में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ गई है, शेयर मार्केट में लॉस हो गया है, बिजनेस में लॉस हो गया है, जिस वजह से लोन का आप पेमेंट करना आपके लिए मुश्किल होता जा रहा है, ईएमआई का इतना ज़्यादा अमाउंट हो गया है कि आपकी सैलरी उससे पूरी नहीं हो पा रही है, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या एक लोन डिफ़ॉल्ट करने वाला अपने वापस से नॉर्मल ज़िंदगी कब तक स्टार्ट कर सकता है? कब तक वो सारे लोन को पूरा ख़त्म करके और वापस से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट कर सकता है? ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है, सर जी हमारे ऊपर अभी 10 लाख रुपए का लोन है, तो हमें कितना समय लगेगा वापस से इन सभी झंझट से बाहर निकलने में? तो मैं आज आपको इसके वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। स्टार्टिंग करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट के पहले दिन से। यहाँ पे मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को समझाता हूँ ताकि समझ में आसानी से आ जाए। मान लेते हैं किसी व्यक्ति है जिसका लोन 1 जनवरी को डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए अमाउंट यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का देखने के लिए क्या मिलता है कि 1 लाख रुपए से या तो कम का अमाउंट होगा या फिर 1 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होगा, ठीक है। और उसमें से भी 90% जो लोग हैं उनका 20 लाख रुपए से कम का अमाउंट होता है, 20 लाख से कम का। और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनका अमाउंट फिर 20 लाख से ज़्यादा भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनका कितना भी लोन हो, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपके ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर या मेरे ऊपर ही मान लेते हैं आज के डेट में 5 लाख का लोन है जो 1 जनवरी को डिफ़ॉल्ट हो गया। किसी का 2 तारीख को डिफ़ॉल्ट हुआ, किसी का 5 तारीख को डिफ़ॉल्ट हुआ, किसी का 8 को, किसी का 12 को। यानी इस पूरे महीने में मेरे पास जितने भी लोन थे, मल्टीपल लोन थे, टोटल कितने के थे? तो 5 लाख के थे जो मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिए। अब मेरे डिफ़ॉल्ट करने का सबसे आसान कारण ये था, सबसे पहला कारण ये था कि मेरे पास जॉब नहीं थी, नो जॉब ही नहीं है मेरे पास, तो मैं पैसा कहाँ से लाऊं? मैं लोन ले लेके पैसा भर रहा था, तो अब मैंने पैसा ही भरना बंद कर दिया। या फिर जो मेरी सैलरी है वो 20,000 रुपये है और ईएमआई का जो अमाउंट है वो 50,000 रुपये है। ऐसे में मैं कहाँ से लाऊंगा पैसा, कहाँ से भरूंगा भाई? खाना है, पीना है, घर का खर्चा करना है, उसी में मेरा 18,000 रुपये खर्च हो गया। बचत हो रही है मेरी 2,000 और ईएमआई का अमाउंट आ रहा है मेरा 50,000। तो ऐसे में भी पेमेंट करना मेरे लिए नामुमकिन था। तो मैंने 1 जनवरी को लोन को डिफ़ॉल्ट किया। अब लोन को डिफ़ॉल्ट करने के बाद जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी जगह आपने देखने के लिए सुना होगा कि कुछ प्रायर नोटिस लोग आपको बोलते हैं भेजने के लिए कि प्रायर नोटिस आप बैंक को भेज दें। तो देखिए प्रायर नोटिस जो मैं आप लोगों को हमेशा बताता था कि आप ईमेल कर सकते हैं बैंक को, क्योंकि ईमेल का रिकॉर्ड हमेशा रहता है। अब प्रायर नोटिस क्या है? एड्रेस पे जाएगा, वो व्यक्ति पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, उसको रिसीव हुआ नहीं हुआ, वो आपको दोबारा कॉल करेगा नहीं करेगा। तो ये पहले मैं ईमेल बताता था। आप काफ़ी लोग आए हैं जो इसको प्रायर नोटिस बना दिए हैं। एक तरीके से नोटिस बनाने का 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये यूट्यूब पे चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको नोटिस ही भेजना है तो आप प्रायर नोटिस भी भेज सकते हैं। आप देखिए प्रायर नोटिस में या फिर ईमेल करने में बेसिकली क्या होता है, दोनों चीज़ एक ही है, सिर्फ ये आपको नोटिस के फॉर्म में जा रहा है और ये आपको ईमेल आपने किया है। बात दोनों की हमेशा बराबर होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, यानी कि प्रायर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी पहले ही आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नोटिस करिए या ईमेल करिए, क्या दे रहे हैं आप? बैंक को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बैंक को मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी? बैंक को इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, भाई मेरे पास नो जॉब है, मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, जिस वजह से मैं आपके ईएमआई को अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ समय दिया जाए। अब मैं कितना समय लूँगा बैंक से? मुश्किल से 3 से 4 महीने लूँगा, उससे ज़्यादा बैंक समय देती नहीं है। देखिए तो बैंक बोलेगी कि भाई हम आपको समय क्यों दें, हम तो ईएमआई अपनी काटेंगे। आप बोलिए कि ठीक है आप ईएमआई अपना बाउंस करिए, सब कुछ बाउंस कीजिए, लेकिन रिकवरी वालों को परेशान करने के लिए आप अनुमति नहीं देंगे कि कोई भी रिकवरी वाला उनको परेशान कर सके। तो मेनली ये जो प्रायर इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है ये इसलिए नहीं कि आपको 3-4 महीने के लिए डिस्टर्ब नहीं करे,
कोई कंपनी डिस्टर्ब नहीं करे, यानी कोई कंपनी आपको परेशान नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए लोग प्राय इन्फॉर्मेशन या नोटिस या फिर ईमेल कर देते हैं कि उनको 3-4 महीने लोन कंपनी वाले परेशान नहीं करें और उनकी स्थिति में सुधार हो सके। 10 में से 5 कंपनी ऐसी है, देखिए अगर आपके पास 10 कंपनी से लोन है तो उसमें से 5 कंपनी ऐसी है जो आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन 5 कंपनी ऐसी भी होगी जो आपको परेशान करेगी। तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, मैं हमेशा बताता हूँ, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। आरबीएल बैंक को जितना भी भेजिए वो जल्दी नहीं मानती है, बजाज वाले जल्दी नहीं मानते, तो कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो नहीं मानते जल्दी, कुछ है तुरंत मान जाते हैं, ठीक है। एचडीएफसी देख लीजिए, एसबीआई देख लीजिए, आईसीआईसीआई देख लीजिए, आईडीएफसी देख लीजिए, तुरंत मान जाएंगे। तो 3-4 महीने के लिए रिकवरी का आपका स्टॉप कर देती है, रिकवरी वाले कॉल या मैसेज या घर पे नहीं पहुंचते। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब मैंने दूसरा स्टेप क्या लिया, मान लेते हैं 3 महीने 4 महीने बाद मेरे पास जॉब आ गई, लेकिन जॉब आने से भी तो मैं इतना 5 लाख का पेमेंट एक बार में नहीं कर दूंगा। अब मेरे पास मान लेते हैं जॉब आ गई या मेरी सैलरी बढ़ गई या कुछ भी हो गया, तो भी मेरे पास 5 लाख का लोन था, मैं एक साथ कहाँ से दूँ? यानी जॉब लगने से भी इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे फिर धीरे धीरे करके सेविंग्स करनी होगी और देखना होगा। मान लेते हैं मेरे पास 5 कंपनी से लोन है, 1 2 3 4 5। मैं देखूंगा इसमें से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है और सबसे ज़्यादा परेशान कौन कर रहा है। मान लेते हैं मेरा आदित्य बिरला का है, आदित्य बिरला का ही 1.5 लाख का है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा, आदित्य बिरला वाला ज़्यादा परेशान कर रहा है, बार बार मैसेज कॉल कर रहा है, बार बार घर पे आने की धमकी दे रहा है या घर पे आ रहा है, नोटिस बार बार भेज रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आदित्य बिरला वाले को पहले सेटल करा दूंगा। बोलूँगा भाई 20% पैसा दूंगा, तुम इसको सेटल कर लो, 40,000 रुपये लो और लोन को क्लोज करो। तो यानी कि 2 से 3 महीने के बाद फिर मैंने एक लोन सेटल किया 40,000 में आदित्य बिरला का। अब मान लेते हैं दूसरा मेरा कोई क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का 1 लाख का, एचडीएफसी का 1 लाख का क्रेडिट कार्ड है, वो भी मैंने 30,000 रुपये में सेटल कर लिया, मेरे 2 लोन क्लोज हो गए। तीसरा लोन ले लेते हैं मनीव्यू ऐप का, सब कुछ लेके चलेंगे। मनीव्यू ऐप का भी मान लेते हैं 1 लाख था, उसका भी 30,000 में क्लोज कर दिया। तो देखिए ये मैं हर 2-2 3-3 महीने पे एक लोन क्लोज कर रहा हूँ। मैं डिपेंड करता है कि कोई कंपनी मुझे परेशान कर रही है कि नहीं। अब देखिए ये मनी वाले परेशान नहीं कर रहे, एचडीएफसी वाले नहीं कर रहे, तो उनको धीरे धीरे करके लास्ट में पेमेंट कर रहा हूँ। अब उसके बाद मान लेते हैं नेक्स्ट एक और कंपनी का नाम आप ले लीजिए, आप स्मार्ट कॉइन ले लीजिए, कैशी ले लीजिए, कोई भी कंपनी ले सकते हैं। फिर से बैंक ले लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक मान लेते हैं। तो इन सब का भी मान लेते हैं 50-50 हज़ार रुपये का ड्यू है, वो भी मैंने धीरे धीरे करके सेटल करके क्लोज कर दिया। यानी कि मेरी जॉब भले ही लग गई, फिर भी मेरे पास पैसा जमा करने में कम से कम 6 से 7 महीने का समय मुझे लगेगा। एक बार में इतना अमाउंट नहीं जमा किया जा सकता कि सबका सेटलमेंट भी किया जा सके, यानी 5 लाख के लोन को क्लोज भी किया जा सके। तो देखिए अगर आपको समय देखना है कि कितना लग सकता है, तो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कब आती है, और वो जो सोर्स ऑफ इनकम है उससे आप कितना पैसा बचा सकते हैं, सेविंग्स कर सकते हैं। एक चार्ट बना के रखिए अपने पास कि आप हर महीने 15-15 हज़ार रुपये सेविंग कर सकते हैं। आपका लोन 5 लाख का है, आपको करना है सेटलमेंट 1.5 लाख में, तो कितने महीने में होगा, 1 साल लगेगा, 10 महीने लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो ये चार्ट आप बना सकते हैं। अब इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आखिर लोन को आप कब तक निकल सकते हैं, इससे बाहर निकल सकते हैं, ये तो मैंने बात कर लिया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जो हम कभी भी पेमेंट नहीं देंगे सर, हमको तो अब बैंक को पेमेंट देने की बिल्कुल भी इच्छा ही नहीं हो रही है, अब हम चाहते हैं बैंक को किसी तरीके से पेमेंट नहीं करें, आप कुछ भी कीजिए, हमको इनका पेमेंट नहीं करना। ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं, या काफ़ी लोग ये भी होते हैं जिनको नहीं पता कि नहीं हम 2 साल बाद भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और कुछ लोग होते हैं जो बताते हैं हम 6 महीने बाद भी क्लोज कर सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस आती है, तो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप का स्थिरता देख सकते हैं कि कब तक वापस स्थिर हो सकते हैं। देखिए बैंक क्या करती है, बैंक मानसिक तनाव देने की कोशिश करती है और कुछ नहीं। बैंक का मैटर एक तरीके से मानसिक तनाव का ही मैटर है, बाकी इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप इनको क्लियर करके चलते हैं, कॉम्प्लिकेट मत कीजिए, कॉम्प्लिकेट कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। सिंपल करके रखिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेगी, और सॉल्व होते होते एक समय ऐसा आएगा जब आप भी लोन मुक्त हो जाएंगे, और एक बार लोन मुक्त हो गए तो फिर ज़िंदगी में कभी लोन आपको लेना नहीं है। काफ़ी लोग हमसे
2023 से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग हमसे 2022 से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग हमसे 2024 से भी जुड़े हुए हैं, जो अब यहाँ 2025 में आके लोन से फ्री हो चुके हैं। लगभग 5 से 7 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अभी तक फ्री हो चुके हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, और 5 से 7 हज़ार लोग ऐसे हैं जो अभी लोन फ्री नहीं हुए हैं। वो कोई 2023 का भी है, उसमें कोई 2022 का भी है, कोई इसमें 2024 का भी है। तो मैं एक एवरेज निकालता हूं, तो एवरेज निकल के आता है 1 से 1.5 साल। व्यक्ति को 1 से 1.5 साल का समय लगता है लोन से पूरी तरीके से छुटकारा पाने में। तो ये एक मैंने एवरेज बता दी, आप अपने लोन के हिसाब से जोड़ सकते हैं। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समय लग सकता है इन सभी का लोन सेटल करके क्लोज करने में। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।